गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के सब टॉपिक हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले वाली अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने इलास्टिसिटी के बारे में जाना था कि इलास्टिसिटी क्या होती है तथा स्ट्रेस व स्ट्रेन के बारे में भी जाना था, प्रतिबल तथा विकृति। इन्हीं चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करते हुए इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। हुक्स लॉ जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर ही आधारित हैं, तो इसी को ही हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की सिग्निफिकेंस। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। हुक्स लॉ। हुक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक लॉ दिया था। क्या कहा उन्होंने कहा कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, यानी जब तक वस्तु प्रत्यास्थ है, अपना प्रत्यास्थता का गुण नहीं खोती है, तब तक किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। या यूँ कहें कि प्रतिबल बटा विकृति हमेशा क्या मिलेगा, एक नियतांक। जब भी हम प्रतिबल बटा विकृति निकालेंगे किसी भी वस्तु के लिए तो वह एक नियतांक ही प्राप्त होता है, और इस नियतांक को ही हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अलग अलग स्थितियों में प्रत्यास्थता गुणांक के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह निर्भर करता है कि प्रतिबल तथा विकृति किस प्रकार की है। जिस प्रकार की प्रतिबल या विकृति होगी उसी प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक उत्पन्न होता है। जैसे सबसे पहले हम जहाँ डिस्कस करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यह क्या होता है? अभी हम बता चुके हैं आपको कि प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटा विकृति होता है। यदि हमारी प्रतिबल और विकृति दोनों कैसी हो, अनुदैर्ध्य हो। जैसे कि आपको प्रतिबल में मैंने कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ाया था, ये दोनों ही किस तरह की प्रतिबल हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हैं। तो जब भी किसी वस्तु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाने पर उसमें अनुदैर्ध्य विकृति, उसके संगत जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसी को ही हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यदि वस्तु में अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में जो प्रत्यास्थता गुणांक उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से दर्शाते हैं और इसका सूत्र है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया F/A और अनुदैर्ध्य विकृति होती है डेल्टा L/L। तो इन दोनों को मानों को रखकर हम प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल में पढ़ते हैं। वैसे भी आप सूत्र देखकर भी यह जान सकते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है जिसकी कोई मात्रक नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा वही होगी या इसका मात्रक वही होगा जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का होगा। यदि हम माने कोई तार है हमारे पास जिसके एक सिरे पे हमने कोई वेट लटकाया, वेट लटकाने से पहले उस तार की लंबाई मान लीजिए L थी और उस तार की त्रिज्या R थी। तो जब हमने उसके अनुप्रस्थ परिक्षेत्र पर एक वेट लटकाया तो क्या हो गया, उस पर उसका जो क्षेत्रफल है तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो कितना होगा, πr²। m द्रव्यमान जो हमने उसके नीचे लटकाया है, जिसके लटकाने से
उसकी लंबाई में विस्तार डेल्टा एल हो गया है। तो इस प्रकार उस पर आरोपित फोर्स बल कितना हो जाएगा, m इंटू जी। यहाँ जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इन सब मानों को अगर हम सूत्र में रखें तो हमारे पास क्या सूत्र आएगा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर होता है, अभी आपको बताया था, प्रतिबल बटा विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल में फोर्स कितना है, m इंटू जी, a कितना है पाई आर स्क्वायर, तो एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रतिबल। और विकृति कितनी पैदा हुई है इसमें, डेल्टा एल अपॉन एल। तो जब हम इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान y बराबर हो जाएगा एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो इस प्रकार आपको यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान उस तार के लिए ज्ञात हो जाएगा। अब हम दूसरी तरह के प्रत्यास्थ गुणांकों के बारे में जानते हैं। यहाँ तो हमने यंग प्रत्यास्थ गुणांक समझा है, अब है अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक या अपरूपण गुणांक। क्या होता है, यदि हमारा जो प्रतिबल जो हमने लगाया वो अपरूपण प्रतिबल हो तो उसके संगत जो विकृति उत्पन्न होगी उसे अपन अपरूपण विकृति कहते हैं। तो अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात ही अपरूपण गुणांक कहलाता है। इसे कैपिटल जी से दर्शाया जाता है, इसे दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया, जी बराबर अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। प्रतिबल को हम सिग्मा से दिखाते हैं, अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो सिग्मा टी हो जाता है, और शेयरिंग स्ट्रेस है, अपरूपण प्रतिबल है तो सिग्मा एस से दर्शाते हैं। तो यहाँ मान रखने पर अपरूपण प्रतिबल F अपॉन ए और अपरूपण विकृति डेल्टा एक्स अपॉन एल। चूँकि हम जानते हैं कि अपरूपण विकृति को हम थीटा से भी दर्शा सकते हैं, यानी कोणीय विस्थापन जो प्रोड्यूस होता है थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एल होता है। तो उस स्थिति में दृढ़ता गुणांक जी बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन ए बटा थीटा, यानी F बटा ए गुणा थीटा। तो हम इस स्थिति में अपरूपण प्रतिबल सिग्मा एस को अपरूपण गुणांक के रूप में भी दर्शा सकते हैं। क्या होगा उसका मान, सिग्मा एस यानी अपरूपण प्रतिबल बराबर क्या हो जाता है, अपरूपण गुणांक जी गुणा थीटा, यानी अपरूपण विकृति। तो यहाँ पर भी अपरूपण गुणांक है, तो ये एक प्रत्यास्थ गुणांक ही, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, बल्क मॉडुलस। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या है, यदि हमारी विकृति आयतन में उत्पन्न हो, यानी जो हमने उसमें प्रतिबल लगाया है वह जलीय या आयतन प्रतिबल हो किसी वस्तु पर, तो उसमें उत्पन्न विकृति आयतन विकृति होगी। तो आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति ही आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहलाती है। इसे इंग्लिश में बल्क मॉडुलस कहा जाता है। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक B बराबर होता है, फॉर्मूला है माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ P क्या है, प्रेशर। आयतन विकृति क्या है, आयतन विकृति क्या चीज़ है, ये एक तरह का फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, यानी ये प्रेशर ही तो है। तो इसलिए हमने आयतन प्रतिबल को यहाँ स्मॉल p से दिखा रखा है, यानी प्रेशर दाब से दिखा रखा है। और चूँकि जब भी दाब में वृद्धि होती है तो आयतन में कमी आती है, हमेशा ये एक दूसरे के इन्वर्स रहते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिखाया हुआ है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि दाब के बढ़ने पर आयतन में कमी होती है या फिर दाब के घटने पर आयतन में वृद्धि होगी। और यहाँ पे आयतन विकृति क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी क्या है, आयतन विकृति है। तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या हो गया, b बराबर हो गया माइनस पी बटा डेल्टा वी अपॉन वी। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है।
और आयतन प्रत्याशा गुणांक के व्युत्क्रम को हम एक नए नाम से जानते हैं, जिसको हम संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसे स्मॉल k से दर्शाया जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, k बराबर होता है 1/b। तो अगर हम इसका मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/Δp गुणा आयतन विकृति ΔV/V। तो प्यारे बच्चों, आपको सभी तरह के प्रत्याशा गुणांक समझ में आ गए होंगे। हमने जो प्रत्याशा गुणांक पढ़े हैं वह 3 तरह के यहाँ पढ़े हैं, यंग प्रत्याशा गुणांक, अपरूपण प्रत्याशा गुणांक और आयतन प्रत्याशा गुणांक। ये निर्भर करते हैं कि प्रतिबल तथा विकृति किस तरह की है। जिस तरह का प्रतिबल होगा उसी तरह का प्रत्याशा गुणांक वस्तु में उत्पन्न होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक अब है सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। प्रतिबल विकृति जो कर्व है, जो वक्र है, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है और यह किसी द्रव के किस बिहेवियर को समझाता है। प्रतिबल और विकृति मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी वस्तु पर प्रतिबल लगता है तो उसमें विकृति अवश्य रूप से उत्पन्न होती है, या अगर किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब उस पर अवश्य ही प्रतिबल लगाया गया है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब अगर हम किसी पदार्थ पर प्रतिबल धीरे धीरे लगाते रहें कंटिन्यूस, तो उस पदार्थ का क्या बिहेवियर होगा उसको यहाँ चित्र के द्वारा आसानी से समझाया गया है। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो शुरू में उसमें कोई विकृति नहीं थी। जैसे ही हमने बल उस पर आरोपित किया तो उसमें विकृति उत्पन्न होना शुरू होती है, और शुरू में हम जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाते जाएंगे तो उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शनैलिटी में विकृति भी बढ़ती जाती है, जैसा कि हुक के नियम के आधार पे हमने जाना था। तो हम क्या देखेंगे कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ाएंगे विकृति भी बढ़ती जाती है। इसीलिए जब इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ चित्र में भी आपको O से लेकर A बिंदु तक एक सरल रेखा ही दिख रही है, यानी इस रीजन में वस्तु ने अभी तक अपना प्रत्यास्थता का गुण नहीं खोया है। वस्तु अभी भी प्रत्यास्थ है, यानी इस रीजन में के मध्य अगर हम किसी भी बिंदु पर वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल हटाएं तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। इसलिए हम इसको प्रत्यास्थता की लिमिट में बता रहे हैं, यानी इस रीजन में O से A के मध्य में वस्तु ने अपना प्रत्यास्थता का गुण कायम रख रखा है। इसके बाद भी अगर हम और अधिक प्रतिबल लगाते जाते हैं तो क्या होता है। इसके बाद भी अगर हम प्रतिबल लगाएंगे तो देखिए A बिंदु के बाद थोड़ा प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज आता है। जो प्रतिबल तथा विकृति के बीच में आनुपातिक रिलेशनशिप था वह ख़त्म हो जाता है, और हम देखेंगे कि थोड़ा सा प्रतिबल लगाने पर या बढ़ाने पर, थोड़ा सा बल बढ़ाने पर विकृति में ज़्यादा परिवर्तन आता है। बल की तुलना में विकृति में ज़्यादा परिवर्तन आता है। A से बिंदु B की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा बल बढ़ाया हमने तो B के अंदर तो विकृति में ज़्यादा परिवर्तन आया, यानी वस्तु के अंदर ज़्यादा चेंजेस उत्पन्न होने लगते हैं, यानी वस्तु धीरे धीरे अपना प्रत्यास्थता का गुण खोने लगती है। इस स्थिति में इस B बिंदु को हम प्रत्यास्थता सीमा अथवा पराभव बिंदु भी कहते हैं। इस बिंदु पर अगर हम वस्तु पर से लगाया प्रतिबल हटाएं तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है, यानी उसके अंदर स्थायी विरूपण रह जाता है, स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है और वस्तु अपना प्रत्यास्थता का गुण खो देती है। इसलिए वस्तु का अब प्लास्टिक आचरण, प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। बिंदु B से लेकर बिंदु D तक वस्तु अपना प्लास्टिक आचरण रखती है।
यहाँ हमने बिंदु डी को दिखा रखा है। आप इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बिंदु बी, जिसे हमने पराभव बिंदु कहा है, उसके संगत जो प्रतिबल है उस प्रतिबल को हम पराभव सामर्थ्य कहते हैं। बिंदु बी के संगत जो हमें प्रतिबल मिलता है उसे हम पराभव सामर्थ्य कहते हैं। यानी किसी वस्तु में परमानेंट विकृति उत्पन्न करना हो, स्थायी विकृति उत्पन्न करना हो, तो उसके ऊपर पराभव सामर्थ्य जितना बल प्रतिबल लगाना आवश्यक है। इससे कम प्रतिबल लगाएंगे तो वस्तु के अंदर परमानेंट या स्थायी विकृति उत्पन्न नहीं होती है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि यह डी बिंदु क्या है। यदि हम बी बिंदु के बाद भी भार को और बढ़ाते जाते हैं तो आपने भी देखा कि बी से डी का जो भाग दिखा रखा है, इसमें बिंदु किसी सी पर जब हम भार को हटा देते हैं तो पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति में पूरी तरह से लौट के नहीं आ पाता है। यानी इस स्थिति में अगर प्रतिबल शून्य भी हो जाए तब भी विकृति शून्य नहीं होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि उसके अंदर स्थायी विरूपण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। और बिंदु डी को हम चरम तनन सामर्थ्य कहते हैं। बिंदु डी के संगत जो हमको प्रतिबल का मान मिल रहा है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी ये मैक्सिमम वस्तु पे लगाया गया मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इससे ज़्यादा अगर अपन ने बल लगाया तो क्या होगा, वस्तु ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी उस वस्तु का विभंजन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बिंदु डी के आगे, आप ये देखिए बिंदु डी के आगे अगर हम बिंदु डी तक तो क्या बिहेवियर चल रहा है कि हमने प्रतिबल बढ़ाया तो वस्तु में विकृति ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, प्रतिबल थोड़ा बढ़ा रहे हैं और विकृति ज़्यादा बढ़ रही है। यानी वो कैसी होती जा रही है, वस्तु लचीली टेंसाइल बिहेवियर शो कर रही है, इसलिए आपको ये कहा गया है। और डी बिंदु पर ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है। डी बिंदु के जो संगत प्रतिबल है वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इससे ज़्यादा अगर हमने और प्रतिबल बढ़ाया तो क्या होगा कि वस्तु का विकृति का क्या देखिए, विकृति का मान बढ़ रहा है, अब भी बढ़ रहा है। हम प्रतिबल घटा रहे हैं डी बिंदु के बाद, लेकिन हमारा विकृति बढ़ रही है और बिंदु ई पे जाके वस्तु टूट जाती है, जिसको हम पराभव बिंदु कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट है। या ई बिंदु क्या है, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। इस बिंदु पे आके हमारी वस्तु टूट जाती है। और हम स्वतः भी देखते हैं व्यवहारिक जीवन में कि वस्तु पर उसके सामर्थ्य से अधिक बल लगाते जाएंगे तो अंततः वस्तु क्या हो जाती है, टूट जाती है। अगर बिंदु डी तथा बिंदु ई विभंजन बिंदु पास पास हो तो हम कह सकते हैं वस्तु का नेचर हम कैसा बता सकते हैं कि वस्तु किस तरह की है। तो हम बता सकते हैं कि जो वस्तु हमने ली है वह ब्रिटल है, भंगुर है, क्योंकि भंगुर वस्तु के अंदर लचीलापन नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो वह तुरंत ही सामर्थ्य बिंदु डी से ज़्यादा अधिक बल लगाने पर टूट जाती है। लेकिन यदि डी व ई के मध्य काफ़ी दूरी हो, वह अधिक दूरी पर हो एक दूसरे से, ये दोनों बिंदु किसी ग्राफ में, तो हम ये बता सकते हैं कि वह वस्तु का जो नेचर है वो कैसा है, तन्य है, टेंसाइल है, क्योंकि उसके हम खींच के तार बना सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसके कि तार खींच के बनाए जाते हैं। तो वो किस तरह का मेटल है, टेंसाइल बिहेवियर शो करने वाला है ना, वो ब्रिटल नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रास लेते हैं मटेरियल तो ब्रास कैसा है, वो एक भंगुर होता है, भंगुर नेचर होता है उसका। तो हम किसी वस्तु के नेचर के बारे में बता सकते हैं इस ग्राफ को देखकर कि वस्तु किस तरह का बिहेवियर दिखा रही है। उसको देखकर हम वस्तु की का मटेरियल की का किस तरह का मटेरियल है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ये सब कुछ बता सकते हैं। तो प्रतिबल विकृति कर्व का यही एक बड़ा सिग्निफिकेंस है कि प्रतिबल विकृति कर्व के सहायता से हम वस्तु के
रीज़न डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस पर कितना बल लगाएंगे कि वह प्रत्यास्थता बनी रहेगी। इससे ज़्यादा बल लगाने पर वह अपने प्रत्यास्थता के गुण खो सकती है और किस बिंदु पे जाके यह वस्तु टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रत्यास्थता, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल विकृति अच्छे समझ में आ गए होंगे तथा प्रतिबल विकृति पे आधारित प्रत्यास्था गुणांक, इन्हें भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रत्यास्था गुणांक भी मैंने आपको 3 तरह के बताए और प्रत्यास्था गुणांक की सहायता से फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिहेवियर से हम वस्तु की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके नेचर को बता सकते हैं कि वस्तु का नेचर किस तरह का है, कि वह प्लास्टिक प्रवृत्ति की है या वह इलास्टिक प्रवृत्ति की है। ये हम चीज़ें उसके बारे में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।